हेलो फ्रेंड्स, पूजा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम अपनी पर्यावरण अध्ययन की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम सीटेट 2012 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके एमपीटीईटी, सीटेट और साथ में सुपर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इसी तरह के पैटर्न से पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम गवाए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इसका मतलब जो वेट लिफ्टर होते हैं, इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो खालिस्तान से भरपूर है। तो कौन सा आहार लेने की उनको आवश्यकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी को क्या करना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसलिए वो कौन सा आहार लेंगे? प्रोटीन। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रेखा की माँ खालिस्तान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो किस लिए फिटकरी डालती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। तो पानी को क्या करेंगे, इससे शुद्ध कर पाएंगे, जिससे वो उसको पीने के लिए यूज कर सकें। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो कौन सी व्यूह रचना सबसे ज्यादा प्रभावी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, फिर अवसादन। तो ये 4 प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो रेत और नमक है उसके मिश्रण को पृथक किया जाता है। फिर आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं और यह देखती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो उन्होंने व्याख्यान जो है उस पर अच्छे से नहीं दिया, इसलिए बच्चे जो हैं वो श्वसन और सांस लेने की प्रक्रिया में अंतर नहीं कर पाए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जिसका आंसर आप भी जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। तो कौन कौन सी गतिविधियां हैं, ये दिया हुआ है ए, बी, सी और डी में। उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेगी? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी उपर्युक्त गतिविधियां जो ज्यादा अच्छा परिणाम दे सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। तो देखते हैं ये क्या है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखे और उसे नीचे ढकेले। उसके बाद है डी, 2 भरे हुए गुब्बारे एक क्षण से बांधे तथा साम्य अवस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। तो इस तरह से ये जो 2 ऑप्शन है वो क्या होगा, इस गतिविधि को समझाने के लिए ज्यादा प्रभावी होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारा, वायु प्रदूषण प्रक्रम पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ये 4 पद्धतियां कौन कौन सी हैं? तो ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन ए, बी, सी और डी में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है। तो कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों से कहना कि वो दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, आक्रामक व्यवहार। ठीक है, आक्रामक व्यवहार। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे खालिस्तान तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला भार उसके भार की तुलना में कम है। तो इस तरह से इसको क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो कौन सा मिलता है यहाँ? तो इसका ऑप्शन ए, बी, सी और डी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि और प्रजनन जो है वो दोनों में मिलता है। किसमें? पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारा। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं? ये दिया हुआ ए, बी, सी, डी। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपको? अंजलि को उपर्युक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? सी, डी और ए। तो देख लेते हैं। ए क्या है? दिन में 2 बार ब्रश करें। उसके बाद सी क्या है? मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। तो ये आपको एक वेन आरेख दिया हुआ है। इस वेन आरेख में आपको बोल रहा है कि ये जो पहला सर्कल यहाँ बना हुआ है, इस पहले सर्कल में आपको क्या बता रहा है? जमीन पर रहने वाले जीव जंतु। इसमें जमीन पर रहने वाले जीव जंतु है। उसके बाद दूसरा सर्कल जो दिया हुआ है, इसमें आपको क्या बता रहा है? पानी में रहने वाले जीव जंतु। और इसके बाद जो तीसरा सर्कल दिया हुआ है, इसमें क्या बता रहा है? अंडे देने वाले जीव जंतु। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है? आपसे प्रश्न में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? तो एक्स जो है वो इस डायग्राम में आपका कहाँ है? इस सेंटर पे। अब आपको बताना है कि इन 4 में से कौन है जो एक्स की जगह आ सकता है। तो एक्स में आप देख सकते हैं कि वो जीव जंतु आएंगे जो आपके जमीन पर भी रहते हों, पानी पर भी रहते हो और साथ में जो अंडे भी देते हो, क्योंकि एक्स तीनों लाइनों को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है आपका वो पानी में भी रहता है और साथ में कहाँ रहता है? जमीन पर भी कुछ समय के लिए रह सकता है और अंडे भी देता है। और बाकी ये जो 3 दिए हुए हैं वो सारी मछलियों के प्रकार हैं। तो मछलियां जो हैं जमीन पर नहीं रह सकती, इसलिए ये इसका इनकरेक्ट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। खालिस्तान के लिए मछली घर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है हवा वाला पंप? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। तो इसलिए क्या किया जाता है? यहाँ हवा वाला पंप रखा जाता है। फिर आगे दिया हुआ है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? खनिज रहित है। क्योंकि जब पानी को उबाल दिया जाता है तो उसमें उपस्थित जो खनिज लवण है वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और जो जलीय जीव होते हैं वो उन्हीं पर निर्भर होते हैं, इसलिए उनकी क्या हो जाती है? यहाँ मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा अच्छा वर्णन करेगा? तो आंसर बी, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। तो ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। तो ये सावधानियां दी हुई है ए, बी, सी और डी। पोस्टर का उद्देश्य खालिस्तान के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो ये सारी जो ऑप्शन है उसके आधार पे आपको आंसर टिक करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, जिसको इन्फेलेफ्लाइटिस भी कहते हैं, इन्फेस्लाइटिस। तो ये बीमारी जो है आपकी डेंगू और जापानी मस्तिष्क, इसको रोकने के लिए बताया गया है।
तो ये आप इसके ऑप्शंस पढ़ सकते हैं, इसके ऑप्शंस के आधार पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। तो कौन निकटतम रूप से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौ, हीमोग्लोबिन, अनीमिया, आंवला। तो इसमें आपसे क्या बोल रहा है कि कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। तो लौ, हीमोग्लोबिन, अनीमिया और आंवला ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। फिर उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यह है, पढ़ाते समय की कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीक की परिगणना करती है। तो कौन कौन सी तकनीक की परिगणना करती है, ये दिया हुआ है ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब आपको बताना है उपर्युक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो ऑप्शन जो तकनीक बी दी हुई है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर बहुत ही सरल है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, हरा धनिया। हरा धनिया को हम क्या करते हैं कि गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, जिससे वो बहुत लंबे समय तक क्या रहे, हरा रहे और बहुत लंबे समय तक हम उसका उपयोग भी कर सके। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे कई तरीकों से उपयोगी है, उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। तो कौन सा उदाहरण गलत है ये पूछ रहा है आपसे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आती है। तो ऐसा नहीं है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस आती है, ना कि घर्षण के कारण। तो आंसर इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषणों की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से खालिस्तान के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो किसके माध्यम से दे सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें। तो सर्वाधिक यातायात मतलब जो जैसे सार्वजनिक यातायात वाली जो चीजें हैं उनका उपयोग करने से वो क्या कर सकते हैं, प्रदूषण से बच सकते हैं। जैसे ऑटो है, बस है, इनका उपयोग करने से वो प्रदूषण से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। आगे दिया है कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के पास दत्त कार्ड जमा नहीं करता। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है, तो ये ऑप्शन दिए हुए ए, बी, सी, डी, आप इसको रीड करिए। हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है आपका, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। तो जब वो इसके अनियमितता का कारण पता करेंगी और उसको परामर्श देंगी तो वो इस चीज से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कौन से कौशल का विकास कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी है अवलोकन कौशल। क्योंकि उन्होंने पूछा है कि क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो इस तरह से वो क्या बोल रहे हैं, अवलोकन करने के लिए, देखकर इसका आंसर बताने के लिए। फिर आगे एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी। तो कौन सी प्रभावी होगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। ये इसका आंसर करेक्ट होगा। आगे है एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। तो कौन सा सही तरीका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डिजाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट बनाना, प्रश्न लिखना, उसका संपादन करना और फिर लास्ट में उसकी अंक योजना बनाना। ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को
ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में ये पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि, क्या हो सकता है, तो क्योंकि उन्होंने क्या किया है, श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य सामग्रियां बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शामिल करना जिसको बोलते हैं इंगेज, खोजबीन करना जिसको बोलते हैं एक्सप्लोर, व्याख्या करना जिसको बोलते हैं एक्सप्लेन, विस्तार देना जिसको बोलते हैं इलेबोरेट, और मूल्यांकन करना जिसको बोलते हैं इवेल्युएट। विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण यस है। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती हैं। तो ये कुछ गतिविधियां दी हुई हैं, इसके आधार पे हमको बताना है कि शिक्षक द्वारा दी गई उपर्युक्त गतिविधियों में से इन 5 में से कौन से शामिल नहीं होते हैं। तो कौन से शामिल नहीं होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, एंगेज और एक्सप्लोर। उसके बाद आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है हमारा, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह खालिस्तान में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। किसमें सहायता करेगा, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए जो हमारे सी टेक 2012 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, और अगर न्यू व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।